एक नंबर एमसीक्यू के अंतर्गत आज हम मध्य प्रदेश की भाषा एवं साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। इसमें कुछ प्रश्नों पर अगर आपको डाउट हो तो उनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कई प्रश्नों के जो आंसर हैं, जैसे कोई रचना है तो उसके लेखक, एक ही रचना के लेखक अलग अलग जगह पर अलग अलग हैं। जैसे कि हितोपदेश नाम की रचना है तो उसके अलग अलग जगह पर अलग अलग समय में दो लेखक मिलेंगे। तो ऐसी हिंदी साहित्य में या पूरे किसी भी भाषा साहित्य में कई ऐसी रचनाएं होती हैं जिनमें एक ही नाम की अनेक रचनाएं होती हैं जिनके लेखक अलग अलग होते हैं। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं यहाँ से। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, मध्य प्रदेश में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है। तो इसमें से डी नंबर का जो ऑप्शन है कोरबी, ये कोरबी भाषा मेरठ और यूपी के इलाकों में बोली जाती है, दिल्ली के नज़दीक में। बाकी सारी भाषा मध्य प्रदेश में बोली जाती हैं। सेकंड क्वेश्चन है मालती माधव के लेखक कौन थे। तो मालती माधव के लेखक भवभूति, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मालती माधव के लेखक कौन थे? भवभूति हैं। अगला क्वेश्चन दिया है गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना कौन सी थी। तो गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना चांद का मुंह टेढ़ा, बहुत फेमस रचना उनकी है, ये इनकी प्रमुख रचना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास चकित है दुख, ये किसकी रचना है। तो चकित है दुख ये भवानी प्रसाद मिश्र, देखिए ओटी में है, हाँ चौथे नंबर का आंसर ये है भवानी प्रसाद मिश्र। उर्मिला किसकी रचना है। उर्मिला बालकृष्ण शर्मा जी की रचना है, बालकृष्ण शर्मा नवीन, ये ओटी है। थोड़ा लगाने में कुछ गड़बड़ हो रही है तो थोड़ा ध्यान से देखिए और सुनिए, ये बालकृष्ण शर्मा नवीन, ठीक है। नंबर 6 पर क्वेश्चन है आलाखंड किसकी रचना है। आलाखंड जो है वो जगनिक की रचना है, बीओटी पर जो है जगनिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उसमें दिया है मध्य प्रदेश की मुख्य बोलियों में कौन सी शामिल नहीं है। तो इसकी ओटी जो दी है वो दी है ए बुंदेली, बी बघेली और डी निमाड़ी। अपन जो ए बी डी जानबूझ के बोली गई है, क्योंकि बुंदेलखंड है, बघेलखंड है, निमाड़ है, पर हमारे यहाँ भोजपुरी नहीं बोली जाती। तो सी नंबर का इसका आंसर जो है वो है, तो सी नंबर की ओटी हमारी सही होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस जिले में ब्रजभाषा नहीं बोली जाती है। तो इसमें टीकमगढ़ का जो इलाका है उसमें ब्रजभाषा नहीं बोली जाती है, बाकी भिंड मुरैना ग्वालियर इसको टच करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बोले जाने वाली बोली कौन सी है। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली बोली जो है वो बुंदेलखंडी है, ठीक है। बुंदेलखंड के अंदर जो जिले आते हैं बड़े बड़े, तो आबादी के कारण वो सबसे ज़्यादा वही बोली जाती है। 10वें नंबर पे है आपका प्रश्न किस जिले में बघेली भाषा नहीं बोली जाती है। तो बघेली जो है वो टीकमगढ़ में नहीं बोली जाती है, ठीक है। सीधी सतना रीवा जो एक पट्टी के हैं। रानी नागफनी की कहानियाँ किसकी प्रसिद्ध रचना है। तो हरिशंकर परसाई एक बहुत बेहतरीन लेखक थे, उनकी ये रचना है। छत्रसाल दशक किसकी रचना है। तो छत्रसाल दशक जो है वो भूषण की रचना है, बी नंबर का ओटी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगले क्वेश्चन में दिया निम्नलिखित में से कौन सी रचना भवभूति की नहीं है। इसके लिए आपको भवभूति की सारी रचना मालूम होना चाहिए। तो उत्तर रामचरित, मालती माधव और महावीर चरित, ये तीनों रचना उसकी है। जो कादम्बरी है वो उसकी रचना नहीं है, कादम्बरी बाणभट्ट की रचना है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना पद्माकर की नहीं है। तो पद्माकर की इसमें प्रबोध पचासा, हितो उपदेश, देखो 14वें नंबर का क्वेश्चन, उसमें हितो उपदेश किसकी रचना दिखाई गई है, पद्माकर की। और जगत विनोद, ये सारी रचना जो है पद्माकर की है। शिवा भावनी जो है वो इनकी रचना नहीं है, ठीक है। अगला है राज्य की मुख्य बोलियों में कौन सी बोली शामिल नहीं है। तो इसमें आपको देखिए बुंदेलखंड है ही आपके पास, बघेलखंड है, निमाड़ है, संथाली नहीं है। संथाली ये पहाड़ी इलाकों को, सॉरी बिहार की साइड में बोले जाने वाली जो लैंग्वेज है, संथाल कन्या एक करके रचना भी है। हितोपदेश किसकी रचना है, अभी ऊपर 2 मिनट पहले ही बताया गया था, ये पद्माकर। पर इस प्रश्न को लेकर किसी को डाउट था तो उसने ये डाउट क्लियर करने के लिए मुझे व्हाट्सएप किया, तो मैंने उसमें बता दिया था कि हितोपदेश जो है एक रचना नारायण भट्ट की भी है। तो नारायण भट्ट या नारायण पंडित, उनकी भी रचना है हितोपदेश, बस दोनों में थोड़ा फर्क है, वो है केवल हितोपदेश, ये है हितोपदेश भाषा करके। तो थोड़ा आप ओटी बेस पढ़ाई है, इसलिए आपको रचना जो आंसर है वो ओटी के ऊपर आधारित होंगे आपके। अगला है बाल पत्रिका पराग के संपादक कौन थे।
अगर हम बाल पत्रिका परख का नाम सुनते हैं तो एक कन्हैया लाल नंदन का नाम आता है याद, पर कन्हैया लाल नंदन इस ओडी में ही नहीं है। तो फिर मैंने जब इसको प्रश्न को क्लियर किया तो हरि कृष्ण देवसरे जो हैं वो इसका आंसर है। बाकी कन्हैया लाल नंदन भी इससे जुड़े हुए हैं और वर्तमान में भी अभी जो इसके संपादक हैं वो कानपुर से बिलोंग करती हैं, महिलाएं अभी वर्तमान में। तो एक पत्रिका है जिसके बहुत सारे संपादक अलग अलग समय में रहे हैं। बच्चों की फेमस पत्रिका आती है पराग। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है मेरे पास में 18 नंबर का। निम्नलिखित में साहित्यकारों में कौन मध्यकालीन साहित्यकार नहीं है? तो साहित्यकारों का टाइम पीरियड आपको मालूम होना चाहिए, उससे आप आइडिया निकाल सकते हैं। तो इसमें आंसर लिखा नहीं है, ए बी सी ये तीनों जो है वो मध्यकालीन नहीं है, बल्कि भर्तृहरि जो है वो मध्यकालीन है। इसमें ओटी में प्रिंट नहीं हो पाया पर मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए। तो जो भर्तृहरि हैं, सॉरी, जो भर्तृहरि हैं वो इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 19 नंबर पे। कालिदास के किस ग्रंथ में अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण किया गया है? तो कालिदास की एक रचना है ऋतु संहार, उसमें उसका विवरण है अमरकंटक का। अगला क्वेश्चन है जो मिसप्रिंट हो गया, 20-23 लिखा है ना, 20 नंबर पढ़िएगा आपसे। निम्नलिखित में से किस कवि को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? बहुत फेमस प्रश्न है ये और इसका आंसर है कालिदास, ए। ठीक है, अगला है हमारे पास में ये 21-24 मिसप्रिंट है, इस तरीके से डबल प्रिंट हो गया यहाँ पे। इसमें लिखा है पद्माकर ने अली जहा प्रकाश ग्रंथ की रचना किसके दरबार में की थी? तो अलीजा प्रकाश का अलीजा जो प्रकाश करके ग्रंथ है जो इसका संबंध ग्वालियर से रह चुका है। ग्वालियर के एक राजा है इसमें दौलत राव सिंधिया। फिर 22-23 ऐसे प्रिंट है, जो गड़बड़ है इसमें, तो आप नंबरिंग पे ना जाते हुए क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। कालिदास के किस ग्रंथ में शिव पार्वती विवाह की कथा का उल्लेख है? तो कालिदास के जो ग्रंथ हैं उनको अगर आप देखेंगे तो रघुवंशम उन्हीं की रचना है, मेघदूतम, विक्रमोर्वशीयम, पर कुमार संभव जो है उसके अंदर शिव पार्वती विवाह का उल्लेख किया गया है। तो कुमार संभवम बी नंबर का ओटी है। अगला है शतकाय किसकी प्रसिद्ध रचना है? शतकाय जो है वो भर्तृहरि की रचना है। उन्होंने नीति शतक, वैराग्य शतक, इस तरह की बुक्स है उनकी। ठीक है, शतकाय, शत यानी 100 बातों का समूह। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर पे प्रिंट है यहाँ पे। निम्न साहित्यकारों में से रीति काव्य का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो रीति काव्य का, कठिन काव्य का प्रेत भी कहते हैं उसे, केशव दास। ठीक है, निम्न में से भवभूति की रचना कौन सी है? भवभूति की रचना आपको सारी मालूम होना चाहिए तभी इसका आंसर लगेगा। तो महावीर चरित, मालती माधव और उत्तर रामचरित, ये सभी इसकी रचना है, डी आंसर है। केशव दास ने रसिक प्रिया किसकी प्रेरणा से लिखी? रसिक प्रिया उनकी एक रचना है जो उन्होंने इंद्रजीत के प्रेरणा से लिखी थी, इंद्रजीत, बी नंबर का ओटी इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है संत सिंगा जी किस क्षेत्र के निवासी थे? तो संत सिंगा जी जो हैं वो निमाड़ क्षेत्र के निवासी थे, तो निमाड़ इसमें ओटी दिया हुआ है। किस बाल साहित्यकार का जन्म सतना जिले में हुआ था? तो हरि कृष्ण देवसर, जो अभी मैंने आपको बताया था बाल साहित्य से जुड़े हुए हैं, उनका जन्म यहाँ पे सतना में। संत सिंगा जी किसके समकालीन माने जाते हैं? संत सिंगा जी जो हैं वो कबीर के समकालीन माने जाते हैं, कबीर के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बिखरे मोती किसकी रचना है? बहुत फेमस प्रश्न है। बिखरे मोती जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। बिखरे मोती, उन्मादनी, है ना, इस तरीके से उनकी रचना है। कैसा हो वीरों का वसंत, झांसी की रानी। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, उसमें दिया है हरिशंकर परसाई ने, हरिशंकर परसाई ने कौन सी साहित्यिक पत्रिका का संपादन किया था? तो इसमें प्रभा नाम की मैगजीन है, प्रभा, उस मैगजीन का उन्होंने संपादन किया था। हरिशंकर परसाई का मुख्यतः किस विधा के लिए जाना था? वो व्यंग लिखते थे, मेरी जानकारी में बहुत बड़े व्यंग्यकार माने जाते थे। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखेंगे। उसमें दिया है संत सिंगा जी किस क्षेत्र के निवासी थे? तो मुझे लगता है क्वेश्चन रिवाइज हो गया और निमाड़ इसका आंसर था, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको, तो आप निमाड़ को टिक करिएगा।
निम्नलिखित में से किस कवि ने प्रभा नाम की पत्रिका का संपादन किया था? अभी 2 मिनट पहले ये क्वेश्चन हुआ है। तो जो प्रभा नाम की पत्रिका का संपादन था, आप ऊपर जाके क्वेश्चन चेक करिए। 2 मिनट में आपके लिए, सॉरी सॉरी सॉरी, स्क्रीन जी